नमस्कार विद्यार्थियों, भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और हम इस भारतीय संविधान को क्रमशः पढ़ने का प्रयास कर रहे थे और इस संदर्भ में हमने पिछली कक्षा में देखा था छोटे राज्य बनाम बड़े राज्य, राज्य की अवधारणा, राज्यों का गठन किस तरह से होगा और फजल अली आयोग की अनुशंसाओं को अध्ययन करने का प्रयास किया था। आज हम इस कक्षा में देखेंगे कि भारतीय संविधान के द्वारा जो देश के नागरिक हैं उनको क्या मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। और आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे मौलिक अधिकार। आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को हम लोग बोलेंगे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स पढ़ने की कोशिश करेंगे। कोशिश का मतलब सफल प्रयास करेंगे। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मूलतः क्या होता है कि हमने कहा था कि भारतीय संविधान वह दस्तावेज या प्रलेख है जो व्यक्ति का राज्य के साथ संबंध बताता है। किसके संबंध बताता है? कि अगर व्यक्ति का राज्य के साथ क्या संबंध है, राज्य मतलब देश के साथ, यानी देश और नागरिकों में आपस में अंतर संबंध होते हैं। मूलतः क्या करता है कि राज्य से व्यक्ति क्या चाहता है? राज्य से अगर कोई व्यक्ति या नागरिक क्या चाहता है? क्या चाहता है? जो चाहता है और राज्य यदि उसको वह दे दे, अर्थात राज्य अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दे दे। क्या चाहता है? अधिकार चाहता है। क्या चाहता है? अधिकार चाहता है। तो राज्य अपने नागरिकों को जो अधिकार देंगे उन अधिकारों को अपन बोलेंगे मौलिक अधिकार। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? मौलिक अधिकार क्या है? राज्य अपने नागरिकों को, यानी व्यक्ति को, हमको क्या चाहिए अपनी सरकार से? अधिकार चाहिए ना। तो हमारी सरकार हमको जो अधिकार प्रदान करेगी उसे बोलेंगे, अर्थात हमारा संविधान जो अधिकार प्रदान करेगा। मौलिक अधिकार किसके द्वारा प्रदान किए जाएंगे? संविधान के द्वारा। संविधान के द्वारा। बात ठीक है एकदम। राज्य से व्यक्ति को जो अधिकार, राज्य से व्यक्ति को जो मिल रहा है वो अधिकार है। अब हमको भी हमारे देश के प्रति कुछ संबंध है, हमारा भी, हमको भी कुछ करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यदि नागरिक अपने देश के प्रति कुछ करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे अपन? कर्तव्य बोलेंगे। तो नागरिक राज्य को जो देते हैं, देश के नागरिक राज्य को, राज्य के प्रति क्या रखेंगे? कर्तव्य रखेंगे। और इन कर्तव्यों को भी क्या कहेंगे हम? मौलिक कर्तव्य कहेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी कहेंगे। फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटीज कहेंगे, मौलिक कर्तव्य कहेंगे। अर्थात बात एकदम क्लियर है। व्यक्ति को राज्य से जो चाहना पड़ेगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? व्यक्ति राज्य से। राज्य किसको दे रहा है? राज्य दे रहा है व्यक्ति को। क्या दे रहा है? व्यक्ति को दे रहा है या नागरिक को दे रहा है? क्या दे रहा है? राज्य व्यक्ति या नागरिक को? जो दे रहा है उसे मौलिक अधिकार कह रहे हैं। और नागरिक जो अपनी सरकार के प्रति जो भाव रखते हैं, कर्तव्य का भाव रखते हैं, उसे अपन क्या बोलेंगे? मौलिक कर्तव्य। सवाल यह आया, सवाल प्रश्न यह उठा कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं? हम किन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहेंगे और ये किस प्रकार नागरिकों को प्रदान किए जाएंगे? तो पहली बात तो यह कि मौलिक अधिकार कहां है? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में है। मौलिक अधिकार कहां है विद्यार्थियों? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में दिए गए। पहली बात तो यही है कि मौलिक अधिकार जो प्रदान किए गए हैं वो कहां प्रदान किए गए हैं? भारतीय संविधान में, फंडामेंटल राइट्स। तो अब ये किसके द्वारा मिलेंगे? बोले संविधान के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। तो लोगों ने प्रश्न उठाया कि ये मौलिक अधिकार होते क्या हैं? व्हाट आर दी फंडामेंटल राइट्स? संविधान में देखा इसकी परिभाषा। देखो भैया, मौलिक अधिकार किन्हें कहते हैं?
संविधान में इसकी कहीं भी परिभाषा नहीं दी गई है, अर्थात संविधान में मौलिक अधिकारों को परिभाषित नहीं किया गया। पहली बात तो यह कि संविधान में मौलिक अधिकार परिभाषित नहीं है। संविधान में जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो परिभाषित नहीं है बेटा। क्या नहीं है? दीज आर नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं। अब सवाल ये होता है, जब मौलिक अधिकार संविधान में परिभाषित नहीं है तो कहां जाएं, किसके पास जाएं? आप ही बताइए ना। अब संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको विद्यार्थियों? सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को परिभाषित करने का प्रयास किया और हमने सर्वोच्च न्यायालय से कहा, हे माननीय सर्वोच्च न्यायालय, आप ही बताओ, इस संविधान की व्याख्या करने का अधिकार आपको ही है, आप ही इसकी व्याख्या करते हो समय समय पर, आप ही बताओ मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो मौलिक अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय ने परिभाषित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को परिभाषित किया। बहुत बढ़िया, मौलिक अधिकारों को परिभाषित किया। मौलिक अधिकारों को क्या किया भैया? परिभाषित किया। फंडामेंटल राइट्स को परिभाषित किया। यह बात समझने का प्रयास करना चाहिए। मौलिक अधिकार क्या अधिकार होते हैं? मौलिक अधिकार होते हैं, लोग करने रहते हैं आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 18। क्या, क्यों रखेगा ये आर्टिकल्स? इन अनुच्छेदों का संविधान में समावेश क्यों किया गया है? तो मौलिक अधिकार क्या है? परिभाषित किया सर्वोच्च न्यायालय ने। और कब परिभाषित किया सर्वोच्च न्यायालय ने? सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, कौन से विभाग में शामिल परिभाषित किया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बनाम पंजाब राज्य, पंजाब राज्य इस मामले में 1967 मौलिक अधिकारों को परिभाषित किया। मौलिक अधिकार संविधान में पहले थे, लेकिन मौलिक अधिकार तो संविधान में थे ही, आर्टिकल 14, 15, 16 जो भी हैं। लेकिन मौलिक अधिकार क्या होते हैं, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, आप जरा हमको बताने का प्रयास करें कि मौलिक अधिकार क्या है। और जब 1967 में इस बाद में मौलिक अधिकारों को परिभाषित किया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा भैया? सर्वोच्च न्यायालय ने क्या परिभाषा दी मौलिक अधिकारों की? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, मौलिक अधिकार, समझिए, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा क्या कहा सर्वोच्च न्यायालय ने? वे प्राकृतिक अधिकार, कौन से अधिकार? वे प्राकृतिक अधिकार, मौलिक अधिकार क्या होंगे? वे प्राकृतिक अधिकार जो व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक होते हैं। व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक होते हैं। चहुमुखी विकास मैं यहां लिखूंगा, के लिए आवश्यक होते हैं। मैंने लाइन छोड़ी है जानबूझ के। चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक होते हैं ऐसे प्राकृतिक अधिकार जो व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने इसको परिभाषित किया। बोले चहुमुखी विकास क्या होगा? बोले क्या होना चाहिए चहुमुखी विकास? बोले पहले आदमी के पास अपनी मूलभूत आवश्यकता पूर्ति करने के लिए संसाधन होना चाहिए। तो चहुमुखी विकास में ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बेटा? भौतिक विकास। पहला विकास कैसा होना चाहिए? भौतिक विकास होना चाहिए व्यक्ति का। पहला विकास कैसा होना चाहिए? भौतिक विकास। पहला विकास भौतिक विकास। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा विद्यार्थियों, वे प्राकृतिक अधिकार जो व्यक्ति के चहुमुखी विकास, चहुमुखी विकास में पहला विकास क्या आएगा कि अपने खाने पीने के लिए संसाधन होना चाहिए, मूलभूत आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन होना चाहिए। अर्थात पहला विकास कौन सा होना चाहिए? भौतिक विकास। कैसा विकास होना चाहिए? भौतिक विकास के लिए आवश्यक है। समझ रहे हैं ना? सर्वोच्च न्यायालय की परिभाषा संविधान में क्या कहा है मौलिक अधिकारों के बारे में? वे प्राकृतिक अधिकार जो व्यक्ति के क्या करें? चहुमुखी विकास की स्थापना करें, भौतिक विकास। दूसरा क्या है? जब खा पी लिया तो उसके बाद बुद्धि यानी बौद्धिक विकास, चिंतन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। भौतिक,
कॉमा बौद्धिक विकास, भौतिक कॉमा बौद्धिक। और कौन सा विकास होना चाहिए? बुद्धि तो अच्छी आ गई, लेकिन इस बुद्धि का उपयोग सही कामों में करना चाहिए या गलत कामों में करना चाहिए? निश्चित रूप से सही कामों में करना चाहिए। तो तीसरा विकास कौन सा होना चाहिए व्यक्ति का? नैतिक विकास। नैतिकता के, अपन एथिक्स के पेपरों में पढ़ते हैं, नैतिकता के प्रतिमान स्थापित करते हुए अपना विकास करना चाहिए, यानी शुभ की प्राप्ति के लिए कार्य करना चाहिए। ऐसा व्यवहार जो मानव के क्रियाओं को नियंत्रित करे, नियमित करे, रेगुलेट करे। नैतिक विकास भी होना चाहिए साथ में। भौतिक कॉमा बौद्धिक कॉमा नैतिक। नैतिक के बाद कुछ चिंतन विकसित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कल्याणकारी समाज के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आध्यात्मिक विकास भी होना चाहिए। आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय ने यही कहा, आवश्यक होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को परिभाषित किया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में 1967 में परिभाषित किया और कहा वे प्राकृतिक अधिकार जो व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। अर्थात वे सभी परिस्थितियां उपलब्ध कराना। मौलिक अधिकार का मतलब क्या होगा? अर्थात मौलिक अधिकार का मतलब क्या होगा? मौलिक अधिकार का मतलब क्या होगा? अर्थात मौलिक अधिकार का मतलब यह होगा मित्रों, अर्थात वे सभी परिस्थितियां उपलब्ध कराना, वे सभी परिस्थितियां उपलब्ध कराना वे सभी परिस्थितियां उपलब्ध कराना जो व्यक्ति के समुचित विकास के लिए आवश्यक है, जो व्यक्ति के समुचित विकास के लिए आवश्यक है, समुचित विकास के लिए आवश्यक है, आवश्यक है। ये सारी परिस्थितियां, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है? वे समस्त परिस्थितियों को उपलब्ध कराना जो व्यक्ति के समुचित विकास के लिए आवश्यक है। जैसे शिक्षा का अधिकार देना, शिक्षा का अधिकार बोलो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बोलो भैया, पढ़ने का अधिकार, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। और काय का अधिकार होना चाहिए? सूचना का अधिकार भी होना चाहिए। इसी को भी समय समय पर परिभाषित किया, सूचना का अधिकार आधुनिक समाज की स्थापना के लिए। और क्या होना चाहिए? बोले पर्यावरण का, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। बोले वायु स्वच्छ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बोलो ना भाई। इत्यादि एटसेट्रा। ये समस्त परिस्थितियां जो गरिमामय जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं, वो समस्त परिस्थितियां यदि राज्य अपने नागरिकों को उपलब्ध कराता है तो कुछ अधिकार प्रदान करता है। उन अधिकारों को हम मौलिक अधिकार की संज्ञा देते हैं। और मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय ने परिभाषित ही कर दिया बेटा, वे प्राकृतिक अधिकार जो व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है, भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है। कुछ और थोड़ी सी संकल्पना ये रहती है, 2-2, 3-3 नंबर के सवाल आ सकते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में। कुछ हैं, जैसे मौलिक अधिकार किसके द्वारा दिए जाते हैं? मौलिक अधिकार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? मौलिक अधिकार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? यहां पे दो चर्चा करना बिल्कुल आवश्यक है। मौलिक अधिकार किसके द्वारा प्रदान किए जाएंगे? मौलिक अधिकार पहली बात तो कौन देगा? संविधान के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। संविधान के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। बहुत बढ़िया। तो इनमें जो संशोधन होगा वो कौन करेगा? संविधान संशोधन के माध्यम से इनमें संशोधन हो सकता है। और जो इनमें संशोधन होगा वो कैसे बहुमत से होता है? विशेष बहुमत से। हमने देखा भी था मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन से बहुमत से? विशेष बहुमत से। तो इनमें जो संशोधन होता है, इनमें जो संशोधन या परिवर्तन होता है, संशोधन होगा या परिवर्तन होगा, वो संविधान में विशेष बहुमत से। संविधान संशोधन करेंगे, संविधान संशोधन के माध्यम से। किसके माध्यम से भैया?
संविधान संशोधन के माध्यम से परिवर्तन होगा। और कैसे बहुमत होगा? विशेष बहुमत से। कौन से बहुमत से परिवर्तन होगा? विशेष बहुमत से। स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए संविधान संशोधन करने के लिए। साथ में एक दूसरे अधिकार होते हैं जिनके परिभाषा भी पूछ सकते हैं, विधिक अधिकार, लीगल राइट्स। विधिक अधिकार क्या होते हैं? विधिक अधिकार संसद या विधान मंडल के द्वारा नियम बना के, कानून बना के दिए जाते हैं। विधिक अधिकार कौन प्रदान करता है? संसद या विधान मंडल के द्वारा। संसद या विधान मंडल के द्वारा, विधान मंडल के द्वारा कानून बना के प्रदान किए जाते हैं। कानून बनाकर प्रदान किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिएगा। कानून बना के प्रदान किए जाते हैं। विधिक अधिकार कैसे प्रदान किए जाएंगे? संसद या विधान मंडल द्वारा। अपनी संसद एक कानून बनाई, जैसे संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से जैसे 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 संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार अपना विधिक अधिकार है, लीगल राइट्स है। अब इस संपत्ति के अधिकार को, कि कोई व्यक्ति संपत्ति के अधिकार को कहां से निकाला? हमने मौलिक अधिकारों से निकाल के विधिक अधिकारों में डाल दिया। समझिए बात को। विधिक अधिकार कौन से अधिकार होंगे? जो संसद या विधान मंडल के द्वारा कानून बना के दिए जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति को विधिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी? क्या प्रक्रिया होगी उसकी? कि पहले व्यक्ति अधीनस्थ न्यायालय में जाएगा, फिर उच्च न्यायालय में जाएगा, फिर सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, यदि उसको अनुमति मिलती है तो अपील करने की। यदि विधिक अधिकारों के उल्लंघन पे कहां जाएगा व्यक्ति? समझिए बात को। विधिक अधिकारों का ये उल्लंघन होगा विद्यार्थियों, विधिक अधिकारों का उल्लंघन, विधिक अधिकारों का उल्लंघन होने की दिशा में पहले कहां जाएगा? पहले अधीनस्थ न्यायालय में जाएगा, अधीनस्थ न्यायालय में जाएगा। फिर कहां जाएगा? फिर उच्च न्यायालय में जाएगा इसके बाद। और फिर कहां जाएगा? फिर कहां जाएगा? फिर सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। समझ रहे ना बात को? यदि विधिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति कहां जाएगा? पहले अपने लोअर कोर्ट में जाएगा, अपनी अपील करेगा, अपना प्रकरण दर्ज करेगा यदि उसका उल्लंघन होता है तो। और फिर कहां जाएगा? वो उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, यदि उसको अनुमति मिलती है तो। किंतु मौलिक अधिकार के संदर्भ में क्या है? मौलिक अधिकार के संदर्भ में, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, आप लोग साथ में लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, तो इस स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय में जाना आवश्यक नहीं है। सीधा कहां जाएंगे अपन? सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में। और सर्वोच्च न्यायालय में कहां से? आर्टिकल 32 के तहत। हम पढ़ेंगे मौलिक अधिकार में आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के तहत हम कहां जा सकते हैं? सीधे सर्वोच्च न्यायालय में, कि हमारे इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, हमको स्वतंत्रता का अधिकार नहीं मिल रहा है, इसलिए ये सर्वोच्च न्यायालय हमारी सुनो। और सर्वोच्च न्यायालय सीधी सुनवाई करेगा, डायरेक्ट सुनवाई कर सकता है। या हम उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं, उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। और उच्च न्यायालय में जाएंगे तो किस आर्टिकल के तहत जाएंगे बेटा? 226। एमपीपीएससी में यही पूछ लेते हैं कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत जाते हैं? आर्टिकल 32 के तहत। और उच्च न्यायालय में आर्टिकल 220। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट, एससी, और उच्च न्यायालय का मतलब क्या भैया? एचसी, हाई कोर्ट। समझ रहे हैं ना बात को? आर यू गेटिंग नॉट? तो विधिक अधिकार और मौलिक अधिकारों में अंतर समझ गए। अगर अब अपने को विधिक अधिकारों में परिवर्तन करना है तो परिवर्तन की प्रक्रिया क्या होगी? सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तन कर सकते हैं। यहां पर साधारण बहुमत से, सामान्य प्रक्रिया, सामान्य प्रक्रिया या साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकते हैं। साधारण बहुमत से परिवर्तन कर सकते हैं। जबकि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन विशेष बहुमत से ही होगा।
जब आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा, विशेष बहुमत से आप कर सकते हैं परिवर्तन, किंतु वही पुरानी बात आ जाएगी, संविधान की किसी भी भाग में संशोधन तो कर सकते हैं किंतु संविधान के मौलिक ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते। विशेष बहुमत से परिवर्तन करेंगे किंतु 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 मौलिक ढांचे में परिवर्तन नहीं, मौलिक ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं कर सकते विद्यार्थियों, मौलिक ढांचों में परिवर्तन नहीं कर सकते। बात एकदम स्पष्ट है, एकदम क्लियर है। मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार, संविधान में जो दिए गए मौलिक अधिकार उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे हम लोग। विधिक अधिकार संसद या विधानमंडल के द्वारा संपत्ति का अधिकार है, एक्सेट्रा। तो हम अगर अंतर लिखने को आता है परीक्षा में कि मौलिक अधिकार और विधिक अधिकारों में अंतर लिखें, आप लिख लीजिए, प्रश्न लिख लीजिए, मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार में अंतर लिखो। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार व विधिक अधिकार में अंतर लिखो, विधिक अधिकार में अंतर लिखो। विधिक अधिकार में क्या लिखेंगे भैया? अंतर लिखो। एक सवाल है आपका, लिखेंगे आप, प्रैक्टिस कर लेंगे, लॉकडाउन के पीरियड में आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, स्पष्ट है। कुछ और अधिकार जो प्रदान किए जाते हैं मानव जीवन में, उनकी भी थोड़ी चर्चा कर लेंगे और फिर उसके बाद अपन मौलिक अधिकारों पर चलेंगे। एक होते हैं प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट्स। प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं? जो व्यक्ति को जन्म लेते ही प्राप्त हो जाते हैं। इसमें संसद की जरूरत नहीं है, इसमें संविधान की आवश्यकता नहीं है, जन्म लेते ही प्राप्त होते हैं, जन्म लेने मात्र से प्राप्त हो जाते हैं, जन्म लेने से ही प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ही व्यक्ति ने जन्म लिया उसको प्राकृतिक अधिकार मिल गए, प्राप्त हो जाते भैया। और राज्य जो होता है, सरकार जो होती है, शासन व्यवस्था होती है, वो इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए होती है। राज्य का दायित्व क्या होता है? राज्य का दायित्व प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा है। राज्य का जो दायित्व होता है वो क्या होता है भैया? प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने का होता है। प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व होता है, राज्य का रक्षा का दायित्व होता है। इसलिए सरकार होती है, सरकार इन अधिकारों की काय के लिए? रक्षा के लिए। काय के लिए बनी होती है? रक्षा के लिए। जॉन लॉक ने कहा कितने प्राकृतिक अधिकार होते हैं? जॉन लॉक के अनुसार, जॉन लॉक ने कहा प्राकृतिक अधिकार होते हैं आल। आल का मतलब क्या होगा? आल माने एसेट्स, एसेट्स अर्थात संपत्ति का अधिकार, ये प्राकृतिक अधिकार माना जाता है। कई देश की सरकारें इसे विधिक अधिकार बना देंगी, लेकिन ये प्रकृति से ही संपत्ति का अधिकार। इस एल का मतलब क्या होगा? लाइफ, यानी जीने का अधिकार। व्यक्ति ने जन्म ले लिया तो अब हम उसकी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही उसको अपने प्राण व देह स्वतंत्रता से वंचित कर सकते हैं। एक निश्चित प्रक्रिया होनी चाहिए, हम किसी का जीवन लेने के अधिकारी नहीं हैं। और तीसरा होता है, तीसरे एल का मतलब क्या होगा बेटा? लिबर्टी। क्या होगा? लिबर्टी, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। बात समझ रहे हैं? ये इन तीन अधिकारों को हम प्राकृतिक अधिकार बोलते हैं। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार कौन से होगा? आलो, एसेट्स, लाइफ और लिबर्टी। और ये प्राकृतिक अधिकार क्या होते हैं? व्यक्ति को जन्म लेने से ही प्राप्त हो जाते हैं। कैसे प्राप्त हो जाते हैं? जन्म लेते ही प्राप्त हो जाते हैं। और राज्य जो होता है, सरकारें जो होती हैं, उन अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयास करते हैं, उन अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयास करते हैं। बात क्लियर हो गई? एक अन्य तरह के अधिकार है जो किसी देश की सीमा से बंधे नहीं होते हैं। वो अधिकार क्या होते हैं भैया? मानव अधिकार। कौन से अधिकार? ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार। हम लोग कहते हैं ना कि इस मानव अधिकारों का हनन नहीं करो। बेसिकली ह्यूमन राइट्स होते क्या है? मानव अधिकार।
मानव अधिकार क्यों मिलते हैं, क्यों मिले हैं, कहां से मिले हैं? वे अधिकार जो व्यक्ति को किसी देश की सीमा में नहीं बांधते कि भारत में यह अधिकार होगा तो अमेरिका में नहीं होगा, चाइना में नहीं होगा, पाकिस्तान में नहीं होगा। बोले पूरी देश काल की सीमा से परे, देश काल की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए वे अधिकार जो व्यक्ति के मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं। वे अधिकार जो व्यक्ति को मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं। बेटा मनुष्य है तो उसे मानव अधिकार हैं, उसके नाते प्राप्त होते हैं। वे अधिकार जो व्यक्ति को मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं। और यदि हमारे मौलिक अधिकार समाप्त भी हो जाते हैं, मान लीजिए देश की सरकार मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दे, उसमें संशोधन कर दे, या भारत में जो मौलिक अधिकार दिए गए वो पाकिस्तान में भी मौलिक अधिकार हमको प्राप्त ना हो, तब भी हमारे मानव अधिकार बने रहते हैं। यदि मौलिक अधिकार हम लोग लिखने की भी कोशिश करेंगे, 3 नंबर का एग्जाम में आता है, यदि मौलिक अधिकार समाप्त भी हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, समाप्त भी हो जाते हैं, तब भी मानव अधिकार बने रहते हैं, तब भी मानव अधिकार बने रहते हैं। बोलो भैया, बने रहते हैं, मनुष्य होने के नाते प्राप्त होते हैं। उन अधिकारों को हम क्या बोलेंगे, मानव अधिकार। और मानव अधिकार कैसी अवधारणा है, एक व्यापक अवधारणा है जो किसी देश विशेष से बंधी हुई है या संपूर्ण पृथ्वी से। बोले संपूर्ण पृथ्वी से। यानी मानव अधिकार कैसी अवधारणा है मित्रों, मानव अधिकार एक व्यापक अवधारणा है। मानव अधिकार व्यापक अवधारणा है, पहली बात तो समझिए, ये व्यापक अवधारणा है मानव अधिकार, और इसलिए इसका दायरा विस्तृत होता चला जा रहा है, दायरा विस्तृत होता जाता है। अभी हाल ही के वर्षों में स्वच्छ पेयजल पीने का अधिकार जो है वो भी मानव अधिकार में सम्मिलित कर दिया है। बोले स्वच्छ पेयजल, यानी मानव अधिकार दायरा जितना व्यापक होगा तो संपूर्ण पृथ्वी पर सबको एक जैसे अधिकार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बोलिए ना भाई। स्वच्छ पेय, जैसे अभी हाल ही में क्या किया है, स्वच्छ पेयजल पीने का अधिकार जो है, पीने का अधिकार मानव अधिकार बना दिया है। मानव अधिकार उस समय मानव अधिकार बना दिया है। अधिकार क्या बना दिया है हमने, मानव अधिकार बना दिया है, मानवाधिकार बना दिया है। तो मानव अधिकार की जो दायरा है वो व्यापक है, और मनुष्य होने के नाते जो किसी देश की सरकार इनको खत्म नहीं कर सकती, किसी देश की सरकार इनको बिल्कुल खत्म नहीं कर सकती। मौलिक अधिकारों को खत्म कर सकती किसी देश की सरकार। अब हमको यहां पर स्वतंत्रता का अधिकार है। अब आप चाइना में जाइए तो स्वतंत्रता अधिकार हो सकता है आपका सीमित हो जाए, और उसकी सरकार उसके संविधान के तहत आपका बदल जाए, किंतु मानव अधिकार नहीं बदलेगा आपका। ह्यूमन राइट्स जो है, इसलिए ह्यूमन राइट्स की घोषणा कौन करेगा आप ही बताइए। अब किसी देश की सरकार करेगी या पूरे विश्व के स्तर पर होना चाहिए? पूरे विश्व के स्तर पर होना चाहिए विद्यार्थियों। और इसीलिए 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों की घोषणा की और कहा कि मानव अधिकारों का उद्देश्य क्या है। तो 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशंस ने 10 दिसंबर 1948 को कहा भैया, 10 दिसंबर 1948 को, 10 दिसंबर 1948 को किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने, क्योंकि पूरे विश्व में लागू करवाना है। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस, यूएनओ ने कहा, मौलिक अधिकारों को परिभाषित करते हुए कहा कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जन्म लेते हैं। क्या कहा यूएनओ ने कहा बेटा कि सभी व्यक्ति क्या करते हैं, सभी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जन्म लेते हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात कही। सभी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, जन्म लेते हैं। सभी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जन्म लेते हैं। वह मानवीय गरिमा तथा अधिकारों में, चाहे वो चीन का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो इंडिया का हो, सब लोग समान हैं या नहीं? तथा मानवीय गरिमा व अधिकारों में समान हैं। मनुष्य होने के नाते मानवीय गरिमा व अधिकारों में क्या है बेटा, समान है।
मानवीय गरिमा व अधिकारों में समान है। सभी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जन्म लेते हैं। जन्म लेने से पहले क्या पता हम कहां पैदा हो रहा है। ये तो संयोग है कि हम इंडिया में पैदा हो गए, हम अमेरिका में भी पैदा हो सकते थे, हम मंगल ग्रह पर भी पैदा हो सकते थे। अब जीवन है यदि वहां पे तो क्या है, सभी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से जन्म लेते हैं तथा मानवीय गरिमा व अधिकारों में क्या है बेटा, समान है तथा भावना के साथ। तथा सभी लोगों को कैसे रहना चाहिए, लड़ झगड़ के रहना चाहिए या आपस में समन्वय के साथ। बोले सभी को भ्रातृत्व की भावना के साथ तथा सभी लोगों को, यूनाइटेड नेशंस ने कहा सभी लोगों को काय की भावना के साथ, भ्रातृत्व की भावना के साथ, भ्रातृत्व की भावना के साथ परस्पर सहयोग से रहना चाहिए, परस्पर सहयोग से रहना चाहिए, सहयोग से रहना चाहिए, परस्पर सहयोग के साथ, परस्पर सहयोग की भावना होनी चाहिए। और भारतीय संस्कृति में भी है, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, ये पराया है, ऐसी गणना तो छोटी प्रवृत्ति के लोग करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए तो ये पूरी पृथ्वी ही क्या है, परिवार की तरह है। और जब पृथ्वी परिवार की तरह है तो वहां किसका जन्म होगा, वहां पे मानव अधिकारों का जन्म होगा बेटा, मानव अधिकारों का जन्म होगा, ह्यूमन राइट्स का जन्म होगा। हम इस संविधान में देखेंगे, भारतीय संविधान में, कि मौलिक अधिकार किस तरह से प्रदान किए गए हैं। तो ये मानव अधिकारों से संबंधित अवधारणा संयुक्त राष्ट्र संघ दी। एक प्रश्न जो आप लोग लिखेंगे 3 नंबर में आ सकता है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में, जो 3 मार्कर्स होते हैं, कि प्राकृतिक अधिकार और मौलिक अधिकारों में अंतर स्पष्ट करें। क्या प्रश्न आ सकता है विद्यार्थियों? प्राकृतिक अधिकार व मौलिक अधिकार में अंतर स्पष्ट करें। प्राकृतिक अधिकार व मौलिक अधिकार में क्या स्पष्ट करें, अंतर स्पष्ट करें। आ सकता है और आप कर लेंगे अंतर आसानी से। 3 नंबर प्राप्त हो जाएंगे आपको, और 3 नंबर प्राप्त हो जाएंगे तो धीरे धीरे आपके एसडीएम बनने का राजपथ खुलता चला जाएगा। अब हम ये देखें कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो समावेश किया गया है वो किसी एक दिन का परिणाम था या एक क्रमिक विकास था। बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा है। कब मौलिक अधिकारों की मांग की गई, कब से हमने स्वतंत्रता संग्राम में इनकी मांग की, और कब भारतीय संविधान में इसको सम्मिलित किया गया और कैसे कैसे सम्मिलित किया गया। तो मौलिक अधिकारों का जो विकास क्रम है, मौलिक अधिकारों की जो मांग है, उसको देखने की हम लोग कोशिश करते हैं विद्यार्थियों। ये प्रश्न जरूर लिखेंगे आप लोग, मौलिक अधिकार तथा प्राकृतिक अधिकारों में क्या अंतर है। मौलिक अधिकारों की मांग कब की गई मित्रों? मौलिक अधिकारों की मांग, फंडामेंटल राइट्स की मांग कब की गई? मौलिक अधिकारों की मांग कब की गई? कब की गई? नंबर 1, पहला विकास क्रम का, मोस्ट इंपोर्टेंट, यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण, पूछ लेते हैं कि मौलिक अधिकारों की मांग कब की गई थी। समझिए बात को, कब की गई, कब नहीं की गई, विशेष महत्वपूर्ण अवधारणा। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, पूना अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन हुआ पूना में, प्लांट था 1885 का अधिवेशन, लेकिन पूना में प्लेग फैल गया जिसकी वजह से नहीं हो पाया, और बंबई में अधिवेशन हुआ। पूना में होना था, किंतु प्लेग के कारण नहीं हुआ। आप लोग आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत अच्छे से पढ़ते होंगे। प्लेग के कारण महामारी फैल गई, नहीं हुआ, लेकिन पूना में नहीं हुआ, लेकिन कहां हुआ? ये कांग्रेस का अधिवेशन बेटा बंबई में हुआ। कहां हुआ ये अधिवेशन? बंबई में। बंबई में अधिवेशन हुआ 1885 में, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस की ये कहना चाहिए स्थापना ही हुई, और इसमें अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यूसी बनर्जी। इसकी अध्यक्षता किसने की भैया? इसकी अध्यक्षता की डब्ल्यूसी बनर्जी ने, अध्यक्षता बनर्जी। और श्री बनर्जी द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग की गई। पहली मांग कब की गई? ध्यान रखिएगा,
स्वतंत्रता संग्राम तो हम लोग बहुत पहले से लड़ रहे थे, 1857 से ही लड़ रहे थे। 1857 की क्रांति हुई, उससे पहले मंगल पांडे जी शहीद हुए। लेकिन जो व्यवस्थित क्रम में एक संगठन के स्तर पर जो हमने लड़ना शुरू किया, 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसकी जो अधिवेशन हुआ, बंबई में जो अधिवेशन हुआ, उसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा की गई और उन बनर्जी के द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग की गई। और ये मौलिक अधिकारों की मांग का सिलसिला शुरू हो गया। बोले नागरिक को समुचित विकास के लिए, व्यक्ति को समुचित विकास के लिए कुछ अधिकार चाहिए, कुछ राइट्स चाहिए, जिसकी वजह से उसका विकास हो सकता है। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे नंबर पर उसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस अधिवेशन के बाद होम रूल आंदोलन चला। होम रूल आंदोलन 1915, श्रीमती एनी बेसेंट, आप लोग जानते हैं, इतिहास में पढ़े हैं, श्रीमती एनी बेसेंट के माध्यम से, और यहां भी अधिकारों की मांग की गई, मौलिक अधिकारों की मांग की गई। ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट द्वारा मौलिक अधिकारों की 1915 में होम रूल आंदोलन चला, और होम रूल आंदोलन के समय श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा मांग की गई, काय की मांग की गई, बोले मौलिक अधिकारों की। काय की मांग की गई, बोले मौलिक अधिकारों की मांग की गई। समझिए, धीरे धीरे जब हमने डिमांड किया तो समझिए, जो हमारा जो संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश है, वो कोई रातों रात हुआ समावेश नहीं है, यह एक क्रमिक विकास है। इसके पश्चात क्या हुआ मित्रों, मौलिक अधिकारों की डिमांड में इसके पश्चात क्या हुआ, 1915 होम रूल आंदोलन समाप्त हो गया। उसके पश्चात क्या हुआ, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल आया। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, ध्यान दीजिएगा, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल आया। और यह बिल जो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल आया, ये स्वराज दल के द्वारा लाया गया था। स्वराज पार्टी का गठन स्वराज दल के द्वारा लाया गया। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, अगर आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं तो 1924, 1924 असहयोग आंदोलन के बाद। 1925 में यह बिल आया, 1925 में, और इस बिल में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई। ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकारों की इस बिल में क्या की गई, मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई, केवल चर्चा की गई, मांग नहीं की गई। क्या की गई, 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल आया। कौन लेके आया, स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, इन्होंने स्वराज पार्टी का जो गठन किया, स्वराज दल के द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल आया। उस बिल में 1925 में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई, मांग नहीं की गई, केवल चर्चा की गई। देखिए, धीरे धीरे मौलिक अधिकारों की लेकिन शासन किसका था मित्रों, शासन था अंग्रेजों का। तो क्या वो बात मानने वाले थे, क्या वो हमें अधिकार देने वाले थे, नहीं ना। यद्यपि हमको परिणाम पता था कि इतनी आसानी से अधिकार नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते रहे। इसके बाद क्या हुआ, मद्रास अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, मद्रास अधिवेशन, ध्यान दीजिएगा, मद्रास अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन 1927, अध्यक्षता की अंसारी जी ने, अध्यक्षता अंसारी जी ने, अंसारी जी ने अध्यक्षता की। और इसमें भी मौलिक अधिकारों के संबंध में क्या किया गया बेटा, चर्चा की गई। ध्यान दीजिए, मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई यहां भी, कि इस अधिवेशन में कि हमको मौलिक अधिकार मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए, कौन से मिलने चाहिए अधिकार, किस तरह के अधिकार होने चाहिए, इनका समावेश कैसे हो, भारतीय नागरिकों को प्राप्त कैसे हो, इस संबंध में चर्चा की गई मद्रास अधिवेशन में 1927 में। और अध्यक्षता की अंसारी जी ने। 1927 के बाद आप जानते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं जो लोक सेवा की तैयारी करते हैं। 1928 मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आ गई बेटा, नेहरू रिपोर्ट।
1928 मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई, क्या की गई? मौलिक अधिकारों की मांग की गई। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। मौलिक अधिकारों की नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई कि हमको मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। और ये नेहरू का मतलब जवाहरलाल नेहरू नहीं, कौन से नेहरू? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी, आदरणीय पिताजी श्री मोतीलाल नेहरू जी। और मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में क्या कहा गया? 1928 में जो प्रकाशित हुई आई और उसमें मौलिक अधिकारों के संबंध में मांग की गई कि हमको मौलिक अधिकार चाहिए। उसके बाद कहां जाएंगे? धीरे धीरे समझिए। गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिटेन गए और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन मतलब कब हुआ? 1931। कौन गया? गांधी जी। तो गांधी जी द्वारा क्या किया गया? मौलिक अधिकारों की मांग की गई। बोलो भैया, धीरे धीरे हम मांग रहे थे, आप समझते हैं मौलिक अधिकारों की मांग की गई, गांधी जी के द्वारा 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने ब्रिटेन गए। उन्होंने मौलिक अधिकारों की क्या की? मांग की। 1931 में मिले क्या मौलिक अधिकार? नहीं मिले, नहीं मिले। आपको ये आश्चर्य होगा ये जान के, आपको ये अत्यंत आश्चर्य होगा ये जान के। क्या जान के आश्चर्य होगा? कि 1933 के भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, 1935 में जो भारत शासन अधिनियम आया, इस अधिनियम में मौलिक अधिकारों के संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई। मांग तो दूर की बात थी, मौलिक अधिकारों के संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई। भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया, मौलिक अधिकारों के संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई। 1935 ये पूछा जाता है कि निम्न में से किसमें मौलिक अधिकारों के संबंध में चर्चा नहीं की गई? तो विद्यार्थियों को लगता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 से तो मैक्सिमम संविधान अपन ने लिया है, अधिकतम संविधान लिया है। संविधान का 60% हिस्सा आंतरिक स्रोत पर जहां निर्भर करता है, तो उसमें भारत शासन अधिनियम प्रमुख भूमिका निभाता है। तो बोले पता है, भारत शासन अधिनियम 1935 में मौलिक अधिकारों के संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई। अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण। इसके बाद 1935 के बाद धीरे धीरे भारत स्वतंत्रता के तरफ अग्रसर हो रहा था। भारतीय जनमानस में स्वतंत्रता की आकांक्षाएं प्रस्फुटित हो रही थी। तो संविधान सभा में पटेल की अध्यक्षता में एक समिति बनी। संविधान सभा में अगला कदम क्या हुआ भैया? संविधान सभा में पटेल जानते हैं? वल्लभ भाई पटेल, पटेल की अनुशंसा पर, पटेल की समिति की अनुशंसा पर, समिति की अनुशंसा पर मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया। मित्रों, मौलिक अधिकारों का संविधान में समावेश किया गया। समझ गए? पटेल की अनुशंसा पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक समिति का निर्माण हुआ संविधान सभा में, और उसमें उस समिति की अनुशंसा पर मौलिक अधिकारों का संविधान में समावेश किया गया। ये मौलिक अधिकारों का एक क्रमिक विकास है जो संविधान में आने तक धीरे धीरे हुआ। तो शुरू कहां से हुआ? 1885 कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो बंबई में हुआ। अब जैसे ही मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में समावेश किया गया, सम्मिलित किया गया, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहां दिए गए हैं? आप ही बताइए ना, आप भी संविधान पढ़े हैं ना भैया, पढ़े हैं ना?
तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, भाग 3 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार देखना है बेटा अपने को। अब हम समझने का प्रयास करते हैं किस तरह के अधिकार है भारतीय संविधान में। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत अत्यंत आवश्यक। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में, कौन से भाग 3 में अनुच्छेद कहां से कहां तक दिए गए भैया? अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों को प्रदान किया गया है। उन मौलिक अधिकारों को विस्तृत रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। बात समझ रहे हैं या नहीं? अनुच्छेद 12 में जहां राज्य को परिभाषित करने का प्रयास किया है, अनुच्छेद 12 में किसकी परिभाषा दी है? जहां राज्य को परिभाषित किया है कि राज्य क्या है। 12वां संविधान में जो राज्य आता है वो क्या है? अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित करने का प्रयास किया है, राज्य को परिभाषित किया है। कुल कैटेगरी बनाइए, इनकी श्रेणी बनाइए कि किस तरह के अधिकार है, किस तरह के मौलिक अधिकार है, वो किन किन अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 से पूर्व, 44वें संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन कब हुआ बेटा? 1978 से पहले 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। और वर्तमान में कितने तरह के अधिकार है? वर्तमान में 6 प्रकार के अधिकार है। 6 श्रेणियों में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है बेटा। वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया है। अर्थात क्या किया गया? 44वें संविधान संशोधन से हमने संपत्ति के अधिकार को, अभी अपन ने पढ़ा था, संपत्ति के अधिकार को, ध्यान रखिए, कौन से अधिकार को? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के, कौन से अधिकार से हटा के विद्यार्थियों? मौलिक अधिकार से हटा के कहां डाल दिया? कहां? इसको विधिक अधिकार में पहुंचा दिया। कौन से अधिकार में? लीगल राइट्स में डाल दिया। इसलिए अब कितनी श्रेणी रहेगी? 7 प्रकार की श्रेणी के बजाय अब भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का समावेश है, जिनका हम विस्तार से अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। और जितने अच्छे से हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे उतना संविधान की समझ और अच्छी होगी हमारी। और परीक्षा में और सवाल जरूर आता है परीक्षा में, यहां से मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में, और यदि आपको अच्छी से गहनता से आपने मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया है तो साक्षात्कार में भी बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो 6 प्रकार के कौन से अधिकार हैं? बोले पहला श्रेणी जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है, वो कौन सी श्रेणी है? पहली श्रेणी है बोले समानता का अधिकार। पहले समानता स्थापित करो सब में। तो पहली श्रेणी कौन सी है बेटा? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। और समानता का अधिकार कहां से कहां दिया गया? आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। काय का अधिकार दिया है? समानता का अधिकार। राइट ऑफ इक्वलिटी, राइट ऑफ इक्वलिटी, समानता का अधिकार भारतीय संविधान में। और समानता का अधिकार कहां दिया है? आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। राइट ऑफ इक्वलिटी, पहले सब लोग समान तो हो, ऊंच नीच भेदभाव ये सब तो नहीं होना चाहिए। जब सब लोग समान हो जाएंगे तो फिर क्या मिलेंगे? बोलो, स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? बोले मिलनी चाहिए। तो दूसरी श्रेणी कौन सी है भैया? स्वतंत्रता का अधिकार। काय का अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का राइट ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में कहां दिया है? किस आर्टिकल से? स्वतंत्रता अधिकार इन राइट ऑफ फ्रीडम। राइट ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता। बोले हम स्वतंत्र जन्म लिए हैं ना, स्वतंत्र होना चाहिए। और स्वतंत्रता अधिकार कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? बताओ ना लाला। समझ गए? आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक समझ रहे हैं?
परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण, समता का अधिकार, समानता का अधिकार, राइट ऑफ इक्वलिटी 14 से लेकर के 18, 19। हम एक एक अनुच्छेद को बड़े बारीकी से, अनुच्छेद, किंतु, परंतु, खंड, सब कुछ अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। वर्तमान में क्या स्थिति है यह भी देखने की कोशिश करेंगे, और यह भी देखने का प्रयास करेंगे, क्या देखने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या, इसका एक्सटेंशन, इसका विस्तार किस तरह से किया। जैसे कि आर्टिकल 21 का विस्तार सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर करता रहता है। हमारे पास स्वतंत्रता आ गई, अब समानता भी है लेकिन स्वतंत्रता भी है। स्वतंत्रताएं तब तक सार्थक नहीं है जब तक समाज में शोषण होता रहे। तो शोषण रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? बिल्कुल रुकना चाहिए। महिलाओं का, बालकों का, किसी भी समाज में किसी भी तबके का शोषण नहीं होना चाहिए। तो तीसरे तरह की श्रेणी क्या है बेटा? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी भी मानव का मानव के द्वारा शोषण नहीं होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट, शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक्सप्लॉयटेशन। और शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां से कहां तक बेटा? आर्टिकल 23 और 24 में। आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है कि किस तरह से हम शोषण के विरुद्ध लड़ेंगे और शोषण के अधिकार को समाप्त करेंगे। बोलो ना भाई, हाँ या ना? आपको समानता मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई, शोषण के विरुद्ध भी अधिकार प्राप्त हो गया। अब आप कह रहे हैं हम अपने अंतःकरण से, आज ही देखिए लॉकडाउन में आज धार्मिक स्थल खोल रहे हैं, पूजा स्थल खोल रहे हैं, बोले हम अपने मन से अपने अनुसार पूजा करना चाहते हैं। बोले करिएगा, बोले धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए हमको, हमको नमाज अदा करना है, हमको मंदिर में आरती करना है, हमको अरदास करना है, हमको गुरुद्वारा जाना है, चर्च जाना है, हमारे अंतःकरण के अनुसार हमें स्वतंत्रता चाहिए। अपनी उपासना पद्धति हमें स्वयं चाहिए। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही कहे थे क्या विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता चाहिए। तो चौथी श्रेणी कौन सी है बेटा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकार चौथी श्रेणी कौन सी है? बोले धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और संविधान में कहां से कहां दिया गया? आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक। आर्टिकल 25 टू 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। रिलीजियस फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता, राइट ऑफ रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बोले हम अपने अंतःकरण के अनुसार उपासना पद्धति को स्वीकार करें, अपने देवता को स्वीकार करें। कोई कृष्ण का भक्त है तो कोई राम का भक्त है, कोई नमाज अदा करता है। ये संविधान में मौलिक अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया, आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक। अगली श्रेणी क्या है बेटा? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। बोले हमारा विशेष कल्चर है, विशेष संस्कृति है, उसको परिरक्षण का अधिकार हमारे पास होना चाहिए। बोले रखिएगा, हमें क्या आपत्ति है। तो अगली श्रेणी क्या है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति एवं कल्चरल एजुकेशन, शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल शिक्षा संबंधी अधिकार। तो ये कहां दिया गया बेटा? आर्टिकल 29 से 31 संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है। एजुकेशनल, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है। बोले सभी अधिकार ये बेकार हो जाएंगे यदि इनको लागू करने की प्रोसेस नहीं हो, एनफोर्समेंट पावर नहीं हो, प्रवर्तन अधिकार नहीं हो किसी संस्था में। तो सारे अधिकार क्या हो जाएंगे? सारे अधिकार निरर्थक हो जाएंगे। बोले अंतिम अधिकार कौन सा है? बोले छठवां अधिकार है, बोले संवैधानिक उपचारों का अधिकार, रेमेडियल, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसको दिया गया भारतीय संविधान में आर्टिकल 32 में। और ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? क्या आर्टिकल 32 के तहत हम सीधे कहां जा सकते हैं? बोले सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। और आर्टिकल 226 के तहत कहां जा सकते हैं? सीधे उच्च न्यायालय जा सकते हैं, सीधे उच्च न्यायालय जा सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं, समझने की कोशिश करिए। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 से 31, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और सर्वोच्च न्यायालय फिर रिट जारी करता है, जिनको अपन पढ़ेंगे। अधिकार प्रच्छा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, प्रतिषेध। समझ रहे ना बात को? इस तरह की व्यवस्था भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के समावेश के बाद प्राप्त हुई। संपत्ति के अधिकार को हमने पहले ही बता दिया आपको। जो संपत्ति का अधिकार था 7वां, वो संपत्ति के अधिकार को हमने क्या किया है? संपत्ति के अधिकार को हमने क्या किया है? हमने विधि का अधिकार बना दिया है। मौलिक अधिकारों से हटा के हमने विधि, और दोनों में अंतर क्या है हम लोग पहले ही समझ गए हैं कि विधि का अधिकार क्या करेंगे, विधि का अधिकार क्या करेंगे। इनके उल्लंघन पे हम कहां जा सकते हैं? अधीनस्थ न्यायालय जाएंगे, फिर उच्च न्यायालय जाएंगे, फिर सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, और इनके उल्लंघन पे हम कहां जाएंगे? सीधे सर्वोच्च न्यायालय में। और सीधे कहां जाएंगे? उच्च न्यायालय में। और इसको 44वें संशोधन से बनाया गया। और विधि का अधिकार कौन से आर्टिकल में बनाया गया बेटा? आर्टिकल 300 का। और यहां से कहां से हटाया गया? आर्टिकल 31 से हटाया गया। अनुच्छेद 31 से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया और कहां बनाया गया? बोले संपत्ति के अधिकार को जैसे हटाया तो यहां 31 ना लिखने की बजाय क्या लिखेंगे? 29 और 30। और आर्टिकल 31 जो संपत्ति का अधिकार था उसको अपन ने विलोपन किया, और विलोपन करके क्या बनाया? विधि का अधिकार बनाया। और किस संविधान संशोधन के माध्यम से बनाया बताइए? 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन के माध्यम से 44 अमेंडमेंट। और कब हुआ लाला? ये 1978 में, 1978 में भारतीय संविधान का संशोधन हुआ। और उस समय हमने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा के क्या बना दिया? विधि का अधिकार बना दिया। आर्टिकल 31 यहां से हट गया या नहीं हट गया? बोलो ना भाई, हट गया ना। अब 29, 30, 31 कहां पहुंच गया? 300A में कन्वर्ट हो गया। 300 काम है। ये कई बार प्रारंभिक परीक्षा में सवाल पूछ लेते हैं कि मौलिक विधि का अधिकार को, जो संपत्ति का अधिकार है, उसे किस अनुच्छेद के तहत विधि का अधिकार घोषित किया गया? बात क्लियर हो रही? ये हमारे मौलिक अधिकारों के संबंध में प्रावधान है। 6 प्रकार की श्रेणी है मौलिक अधिकारों की। अब हम हर श्रेणी को पढ़ने का धीरे धीरे क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। और हम देखेंगे कि आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा देखेंगे, आर्टिकल 13 में देखेंगे, क्या देखेंगे? आर्टिकल 13 में हम देखेंगे ऐसी कोई भी विधि यदि संसद बनाती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उसे शून्य घोषित कर देगा सर्वोच्च न्यायालय। इसमें हम आच्छादन का सिद्धांत भी देखेंगे, पृथक्करण का सिद्धांत भी देखेंगे, फिर देखेंगे आर्टिकल 14 से लेकर के 18 विधि के समक्ष समता का सिद्धांत भी देखेंगे, स्वतंत्रता के अधिकार भी देखेंगे, और विशिष्ट सभी मौलिक अधिकारों को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप लोग यही समझिए, मौलिक अधिकार क्या है, विधिक अधिकार क्या है, प्राकृतिक अधिकार क्या है, मानव अधिकार क्या है, और इनकी किस तरह से श्रेणी है और किस तरह से भारतीय संविधान में समावेश किया गया है। तो अगली कक्षा में हम लोग ये पढ़ने का प्रयास करेंगे कि आर्टिकल 12 क्या है, 13 क्या है, 14 क्या है, विशेष आर्टिकल और उसके संबंध में जो उपबंध है और लेटेस्ट जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो गाइडलाइंस दी जाती है उसका एक्सटेंशन किया जाता है, ये भी देखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।